ये सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो जी सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन है ये भी सेम चीजों से निकला हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ही ये बनता है कि सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे सोल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? सोल्यूट जो हमारे पास कम मिकदार में मौजूद हो, लेस क्वांटिटी जिसकी हो, वो हमारे पास कहलाता है सोल्यूट। और जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी हो या जिसकी हमारे पास हाई क्वांटिटी हो, वो हमारे पास कहलाता है सॉल्वेंट। ये आसान सी डेफिनेशन से इनकी कि जो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाए उसे सॉल्वेंट कहेंगे, जो कम क्वांटिटी में पाया जाए वो सोल्यूट कहलाएगा। और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाएंगे, जो चीज हमारे पास बनेगी वो क्या कहलाएगी? वो सॉल्यूशन कहलाएगी। अब जो सॉल्यूशन होता है इसके हमारे पास टाइप्स होते हैं। सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो अगर हम मजीद सॉल्यूट ऐड करें तो वो हल हो जाए। ऐसा सॉल्वेंट या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मजीद सॉल्वेंट हल करें तो उसमें एबिलिटी मौजूद हो कि वो मजीद सॉल्वेंट को हल कर सके। कहता है अ टाइप ऑफ सॉल्यूट या अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which ability to dissolve more solute at रूम टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा सोल्यूट को हल कर सके, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ जाता है जिसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होगा? कहता है अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक ऐसी किस्म सॉल्यूशन की which has not ability to dissolve solutes at room temperature। ये जो टाइप है सॉल्यूशन की, इसके अंदर क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर हम लोग मजीद सॉल्यूट जो है वो हल नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसे हम हाई टेम्परेचर दें यानी रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मजीद सॉल्यूट को आसानी से हल किया जा सकता है। अनसैचुरेटेड में रूम टेम्परेचर पर हल किया जा सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर रूम टेम्परेचर पर हल नहीं किया जा सकता सॉल्यूट को, पर अगर हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो फिर इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? कहता है अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक किस्म है ये भी सॉल्यूशन की which has not ability जिसके अंदर एबिलिटी मौजूद नहीं होती टू डिसोल्व हल करने की मोर सोल्यूट एट हाई टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पर हल कर सकता था, सॉरी हाई पे हल कर सकता था, पर ये हाई टेम्परेचर पर भी हल नहीं कर सकता। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाई टेम्परेचर पर भी हमारा सोल्यूट हल ना हो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। एक है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आसानी से सोल्यूट को हम रूम टेम्परेचर पर हल कर सकते हैं। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसी टाइप है सॉल्यूशन की जिसके अंदर हम रूम टेम्परेचर पर हल नहीं कर सकते, पर अगर हाई टेम्परेचर दें तो उसके अंदर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मजीद सोल्यूट हल कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर अगर हम मजीद टेम्परेचर भी दें, हाई टेम्परेचर भी दें, उसके बावजूद भी कोई चीज इसमें हल ना हो तो वो हमारे पास कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तीन मेन एग्जाम हैं जो हम लोग सॉल्यूशन की पढ़ते हैं। अब जो सॉल्यूशन होता है
इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट से बनी हुई जो चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं वो डिफरेंट अकसाम की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अब इन्हें नापने के लिए कई यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या है, इसे बड़े एम के साथ डिनोट किया जाता है। कहता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन अ लीटर। एक लीटर के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स हल किए जाएं वो कहलाएंगे मोलरिटी। इसके बाद एक और चीज होती है जिसे कहते हैं मोलारिटी। अब मोलारिटी हमारे पास क्या है, इसे छोटे एम के साथ डिनोट किया जाता है, तो कहता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन केजी, किलोग्राम। तो जब नंबर ऑफ मोल्स किसी किलोग्राम में एक्सप्रेस किए जाएं तो वो हमारे पास मोलारिटी कहलाते हैं, जो छोटे एम से जाहिर होता है। और अगर नंबर ऑफ मोल लीटर में जाहिर किए जाएं तो वो हमारे पास मोलरिटी कहलाते हैं, जो बड़े एम से जाहिर की जाती है। तो हमारे पास टोटल कितने एग्जाम हो गए जी, 3 एग्जाम हो गए। एक क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हमें एक और चीज का पता लगता है कि सॉल्यूशन के साथ एक और चीज होती है जिसे कहते हैं सस्पेंशन। अक्सर करके बच्चों के पेपरों में सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन जो है इसे हम लोग फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन के अंदर बाकायदा छोटे छोटे दाने आपको अपनी वेग डाय के साथ दिखाई दे सकते हैं। इट इज आल्सो मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इट इज मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का ये क्या है, ये मिक्सचर है। बट इट हैज हाई साइज ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो बड़ी होती है। which can be easily filtrate by filtration, जिसे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आसानी से इनको फिल्टर किया जा सकता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग उस सॉल्यूशन के सोल्यूट को आसानी से अलग कर सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। पर जहां पर हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हमारे सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग ना कर सकें उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के जो दाने होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, या ऐसे समझ लें कि वो आंख से दिखाई नहीं देते, तो कितने छोटे होंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे। तो इस वजह से सॉल्यूशन के फिल्ट्रेशन के थ्रू हल नहीं होते, पर सस्पेंशन जो है इसे हम फिल्ट्रेशन के थ्रू आसानी से हल कर सकते हैं। अब फिल्ट्रेशन हमारे पास क्या है, तो यहां मैं लिख देता हूं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हुए हमारे सोल्यूट को आसानी से अलग कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच वी कैन इजीली सेपरेट सोल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट। ये क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूट को, किससे, सॉल्वेंट से। तो इस आसान तरीके को हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। यकीनन ये बिल्कुल सिंपल बातें सॉल्यूशन से आपको समझ में आई होंगी, तो जरा सा इनको देख लें और लिख लें, तो चलते हैं मजीद आगे। सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस तरह से काम करती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो जी जनाब, जैसे कि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब ये इलेक्ट्रिसिटी से निकली है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री,
It is a branch of chemistry which deals with the electricity and electrical phenomena. It is branch of chemistry. ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है. It is branch of chemistry which deals with electricity. ये सारी की सारी बिजली के साथ डील करती है. इसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो those solutions which conduct electricity, ऐसे सॉल्यूशन जो बिजली को कंडक्ट करते हैं, जिनमें से बिजली आसानी से गुजर सकती है, आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. उन्हें क्या कहा जाएगा? नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है. अब हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं. एक चीज जिसे क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स. क्या कहा जाता है? कंडक्टर. those instruments which conduct electricity, या those types of matter which conduct electricity, ऐसी चीजें जिनमें से बिजली गुजर जाए, उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी. are called कंडक्टर. ऐसी चीजें जिनमें से बिजली गुजर जाए उन्हें कंडक्टर कहा जाता है. और those things which do not conduct electricity are known as insulator. इंसुलेटर किन चीजों को कहा जाएगा? those things which cannot conduct, क्या नहीं कंडक्ट कर सकती? इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते उन्हें हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, और जो कंडक्ट कर लेते हैं उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं. अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक आसान सा टर्म इस्तेमाल होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आयंस की शक्ल में किसी केमिकल को तोड़ा जाता है. हम क्या कहेंगे? इट इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है इन विच केमिकल can be separated. In the types of ion. इसे आयंस की शक्ल में तोड़ा जा सकता है by using electricity. बिजली को इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से जब किसी केमिकल्स को आयन की शक्ल में तोड़ दें तो वो प्रोसेस हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है. लेकिन यहीं पर एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं डिसोसिएशन. अब डिसोसिएशन जो है वो भी सेम है. इन दिस प्रोसेस we can separate ions. ये भी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेपरेट करते हैं आयंस को विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. जब हम बिजली को यूज ना करें, जब हम बिजली का इस्तेमाल ना करें और फिर चीजों को तोड़ दें या फिर केमिकल को आयंस की शक्ल दे दें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिसोसिएशन. पर जब बिजली को इस्तेमाल करते हुए फिर चीजों को तोड़ें तो उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम केमिकल को आयन की शक्ल में तोड़ते हैं लेकिन बिजली को इस्तेमाल करते हुए. डिसोसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को यानी केमिकल को तोड़ देते हैं आयंस की शक्ल में, पर कैसे तोड़ते हैं? तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती. एक मर्तबा दोबारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिस सॉल्यूशन में से बिजली पास हो सके. कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिनमें से बिजली पास हो सके. इंसुलेटर वो चीजें होती हैं जिनमें से बिजली पास ना हो सके. इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर केमिकल जो होते हैं उन्हें तोड़ा जाता है. किसके अंदर? आयंस की शक्ल में, लेकिन बिजली को इस्तेमाल करते हुए. जब इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए केमिकल को तोड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगी.
डिसोसिएशन हमारे पास क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को, जिसमें हम केमिकल को तोड़ते हैं पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पर आगे एक और चीज आ जाती है जो हमने बार-बार जिक्र किया है, आयंस का। तो आयन किसे कहेंगे, एनी चार्ज पार्टिकल नोन एज आयन। कोई भी चार्ज पार्टिकल उसे आयन कहा जाएगा, एनी चार्ज पार्टिकल नोन एज आयन, उसे आयन कहा जाएगा। अब आयन दो तरह के हैं, एक है केटाइन और एक है एनायन। अब जो केटाइन हमारे पास है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, उसका नाम पड़ जाएगा केटाइन। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसका नाम पड़ जाएगा एनायन। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसे लिख लें तो इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन की बात होगी। सबसे पहले जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस चीज को कहा जाता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई केमिकल इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है तो उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसके बाद एक चीज होती है जिसे कहा जाता है रिडक्शन। अब रिडक्शन किसे कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, जिसे रिडक्शन कहा जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई आपसे जिक्र कर ले कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब, अब रेडॉक्स वर्ड से ही जाहिर है री भी हो जिसमें ऑक्स भी हो, यानी दो रिएक्शन व्हिच possess oxidation and reduction both, those reactions which possess oxidation and reduction, oxidation एंड रिडक्शन, ऐसे केमिकल्स जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन देने और लेने की खासियत दोनों रखते हैं। अब जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मजीद आगे चलते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का जिक्र होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, सबसे पहले तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कहेंगे कि these are cells which convert the chemical energy into electrical energy, these cells convert electrical energy into these convert into chemical energy into electrical energy। ये ऐसे सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे, जो हमारे पास केमिकल मौजूद होता है उसमें रेडॉक्स प्रोसेस होते हैं और जो चीजें होती हैं वो आयंस की शक्ल में टूट जाती हैं और फिर उन आयंस को जब एक बीकर में से दूसरे बीकर तक ट्रेवल करवाया जाता है तो दरमियान में मौजूद जो हमारा बल्ब होता है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। एग्जांपल ले लें, हम एक गैल्वानिक सेल बना लेते हैं, ये गैल्वानिक सेल है। एक लुगी गैल्वानी साइंटिस्ट थे जिसने मतलब इस सेल को दरियाफ्त किया, इसलिए लुगी गैल्वानी की वजह से इसका नाम पड़ गया गैल्वानिक सेल, लुगी गैल्वानी। अब लुगी गैल्वानी साहब ने क्या किया, इसने क्या किया, दो बीकर ले लिए। अब ये जो दोनों बीकर थे, इन दोनों बीकर्स में इसने दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। अब एक इलेक्ट्रोड को यहां से इसने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया एक बल्ब के साथ, और ये जो ब्रिज थी ये इसने साल्ट ब्रिज बनाई, दो इलेक्ट्रोड इसने इस तरह से कनेक्ट किए और इसका नाम रख दिया इसने साल्ट ब्रिज। इसके अंदर इसने केमिकल भरा, उसका नाम था ZnSO4 जिंक सल्फेट, और इसके अंदर जो इसने केमिकल भरा उसका नाम था कॉपर सल्फेट। अब हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रोड इसने इस्तेमाल किए थे, ये इलेक्ट्रोड भी जिंक का था और ये इलेक्ट्रोड कॉपर का था, ये जिंक का था और ये इलेक्ट्रोड कॉपर का था। तो अब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता, जब निकलता तो सीधी बात है लॉस होता तो माना ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहां पर होता,
ऑक्सीडेशन, और यहां से निकलते हुए यहां से इसके अंदर इन होता, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रोसेस होता, रिडक्शन। और फिर दोबारा ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस चला जाता है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव दोबारा इलेक्ट्रॉन पड़ा होता। जब दोबारा इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड का है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन यहां से आने वाला केमिकल से घूमता हुआ दोबारा इस तरफ से वापस आएगा, और इस तरफ से इसके अंदर इन होगा। तो यहां से इन हो रहा है, यानी कि यहां पर हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, और इस जगह पे दोबारा क्या हो रहा है, इस जगह पे हमारे पास हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसे हम लोग मुकम्मली अगर प्रोसेस को देखें तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, गैल्वानिक सेल में यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, जो इसमें से जब गुजरता है तो इसके अंदर मौजूद गैस की वजह से चमकने लग जाता है, और हम कहते हैं कि हमारा बल्ब जो है वो जल गया, और दोबारा ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करता हुआ इस तरफ जाता है। तो साल्ट ब्रिज फॉर्म करने की वजह ये थी कि अगर हम साल्ट ब्रिज ना बनाते तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना होता, यानी यहां से इधर और इधर से वापस इस तरफ ना जाता, जिसकी वजह से लुकी गैल्वानी ने क्या किया, इसके अंदर साल्ट ब्रिज फॉर्म कर दी। साल्ट ब्रिज से हमें ये फायदा पड़ गया कि अब हम ये आसानी से कह सकते हैं कि भाई ये जो इस तरफ जा रहा है केमिकल, ये आसानी से मुड़ के दोबारा इस तरफ से वापस रिटर्न बैक हो सकता है, और ये सेल तब तक खराब नहीं होगा जब तक हमारा केमिकल खराब नहीं हो जाता। ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये सेल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं कई जगहों पर, जो आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसे हम लोग गैल्वानिक सेल के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर चेकआउट करना है। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मजीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर। केमिकल रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखते हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। केमिकल रिएक्टिविटी, अब रिएक्शन कहां पर फास्ट होता है, कहां पर स्लो होता है, ये चीजें सीखने की हैं। ठीक है, कि कहां पर रिएक्शन जो है वो स्लो होता है और कहां पर रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। सबसे पहले इन चीजों को समझने के लिए हमें दो चीजों का तारुफ होना बहुत जरूरी है। एक चीज जिसे कहा जाता है मेटल, और दूसरी चीज जिसे कहा जाता है नॉन मेटल। ये कॉन्सेप्ट आपने यहां से ही देख के आसानी से क्लियर कर लेना है। मेटल किसे कहेंगे, दोज एलिमेंट्स which donate इलेक्ट्रॉन, जो किसी और को दे, जो किसी और को इलेक्ट्रॉन दे, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड क्या कहेंगे उन्हें, मेटल्स। उन्हें कहेंगे हम लोग मेटल्स। एंड दोज which gain इलेक्ट्रॉन, दोज एलिमेंट्स which gain इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जो गेन करें इलेक्ट्रॉन को, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। उन्हें कहा जाएगा नॉन मेटल्स। तो याद रखना है आपने, हमारे पास जो मेटल होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिविटी माना देने की खासियत, और जो नॉन मेटल होते हैं इनके अंदर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये हो गए मेटल और नॉन मेटल। अब देखें मेटल, जिसके अंदर मैंने आपसे जिक्र किया कि इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब कभी कभार सवाल पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसमें ज्यादा है और किसमें कम है। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है लिथियम, और एक एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम। अब आपसे पूछा जाए, बताएंगे लिथियम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या सोडियम के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो हम देखेंगे लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। इसके अंदर कितने होते हैं, 11। व्हिच इज हाई एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज किसका सबसे ज्यादा होगा, तो लिथियम। जैसे कि इसमें 3 है तो इसका साइज क्या होगा, स्मॉल। इसका साइज हो जाएगा स्मॉल साइज, और इसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज साइज। तो जिसका साइज बड़ा, उसका मतलब साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से दूर होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है इसके दरमियान
ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस लार्ज होगा, और यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये डिस्टेंस स्मॉल होगा। तो जो डिस्टेंस स्मॉल होगा और जो डिस्टेंस लार्ज होगा, लार्ज डिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन को पकड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, लार्ज इलेक्ट्रॉन को पकड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, पर करीब वाले को पकड़ना आसान होगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे, या न्यूक्लियस क्या कोशिश करेगा, न्यूक्लियस कोशिश करेगा इस इलेक्ट्रॉन को काबू पकड़े, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस काबू पकड़ने की कोशिश करेगा, पर ये आसानी से बाहर चला जाएगा। तो जब ये आसानी से बाहर जा सकता है तो आपको पता है देने का मतलब क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर। तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिविटी क्या होगी, इसमें पॉजिटिविटी ज्यादा और इसमें पॉजिटिविटी कम। अब पॉजिटिविटी कम क्यों है, पॉजिटिविटी कम इस वजह से है कि भाई लिथियम का साइज छोटा है, जब साइज छोटा है तो पॉजिटिविटी कम, इसका साइज क्या है, बड़ा है, जब साइज बड़ा है तो पॉजिटिविटी ज्यादा। अब दोबारा हम लोग करके देख लेते हैं, ये तो थी कहानी किसकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। आपने ये याद रख लेना है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होता है, अगर लार्ज साइज है, अगर लार्ज साइज है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, पॉजिटिविटी ज्यादा होगी। और याद रखिए साइज अगर लार्ज है तो पॉजिटिविटी ज्यादा, मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा। मेटालिक कैरेक्टर भी देखेंगे माना मेटल है कि नहीं है, तो मेटालिक कैरेक्टर भी इसके अंदर क्या होंगे, ज्यादा। मेटालिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा है, वो इस वजह से ज्यादा है कि पॉजिटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन देने की खूबी ज्यादा है, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उतना स्ट्रांग मेटल है। लेकिन इसी का उलट है कि अगर हमारे पास साइज जो है वो क्या हो, स्मॉल, स्मॉल साइज, साइज अगर स्मॉल है तो पॉजिटिविटी क्या होगी, पॉजिटिविटी भी कम, और मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होंगे, मेटालिक कैरेक्टर भी कम। तो ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, इसके एटॉमिक साइज पर। अब ये तो कहानी किसकी थी, मेटल की। अब हम वापस किस पे आ जाएंगे, नॉन मेटल पर। हम देखेंगे कि भाई नॉन मेटल के अंदर क्या होती है। तो मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया कि नॉन मेटल जो हमारे पास होते हैं इनमें पॉजिटिविटी नहीं, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये बिल्कुल उसके उलट होगा। अब देखते हैं हमारे पास दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट, एक क्या है जिसका नाम है फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब खींचने की खासियत, वो क्या थी, देने की खासियत, ये लेने की खासियत। ये क्या है हमारे पास, लेने वाले, और ये हमारे पास क्या थी, पॉजिटिविटी, ये मतलब देने वाले। तो ये देने वाले थे और ये कौन है, लेने वाले हैं। तो एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, और एक क्लोरीन है, क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा। इसका साइज क्या है, इसका साइज स्मॉल, छोटा, इसका साइज क्या है, इसका साइज बड़ा। अब जिसका साइज बड़ा है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, या जिसका साइज छोटा है। जैसे मैंने बताया इसका साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्लोरीन होगा इसके साइज बड़े होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से दूर पड़ा होगा। लेकिन जो हमारे पास फ्लोरीन होगा इसका साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन करीब पड़ा होगा। अब क्लोरीन जब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो खींचना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ी मुश्किल से, दूर है ना, तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी मुश्किल से पकड़ के भेजा है। पर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्या है, बिल्कुल करीब पड़ा हुआ है। तो जब फ्लोरीन के बिल्कुल करीब इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, और इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हाई, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर लो, इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर लो, इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर हाई। पर यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात की जाएगी तो इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर हाई, इसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर लो। तो यकीनन आपको ये छोटी छोटी बातें केमिकल रिएक्टिविटी की भी समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारी केमिस्ट्री थी क्लास 9 की, जो इस लेक्चर के साथ मुकम्मल हो जाती है। कोई भी बात, कोई भी टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में देख लें, या हमने आपको लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे तो आप उसके अंदर देख लीजिएगा। नहीं तो मैं कमेंट्स
इनबॉक्स के अंदर शेयर कर दें। जो भी समझ में नहीं आया हम एक मरतबा दोबारा उसे एक अच्छे प्रोसेस के साथ, एक नए अंदाज के साथ रिपीट करेंगे ताकि वो बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे